बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो का जैसे आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो का हमारा मकसद है हाउ टू सेल पोर्टेबल हाउसेस ऑन अमेज़न। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ देखी भी होंगी इसकी यूट्यूब पे जो आई हुई हैं कि हाउसेस कैसे सेल करते हैं और बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स कैसे उससे बनाते हैं। लोग आपको अपनी सेल्स वगैरह दिखा देते हैं कि एक दिन में मैंने $60,000 की सेल की, $20,000, $30,000, मतलब एक-एक यूनिट, 2-2 यूनिट, 2-2 घर सेल करके वो इतना प्रॉफ़िट बना रहे हैं। लेकिन क्या वाक़ई में वो प्रॉफ़िट भी बना रहे हैं कि नहीं, सिर्फ़ सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि सेलिंग और प्रॉफ़िट में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। आप एक चीज़ सेल कर देते हो, लेकिन क्या उसको प्रॉफ़िट बना है आपका कि नहीं? लॉस में तो नहीं कर दिया या कोई और मसला मसाइल तो नहीं हुआ, कोई रिस्क तो इसमें नहीं इन्वॉल्व। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ये जो सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं इंशाल्लाह उसका सारा मैंने एक निचोड़ निकाला है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि मैं आपको पहले दिखाऊँ कि आया ये घर सेल होते भी हैं कि नहीं? कि नहीं ये वैसे ही एक शोशा छोड़ी हुई है लोगों ने, ये सेल हो भी रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले मैं वो आपको कन्फर्म कराऊँगा। दूसरा ये होगा कि भई हम अगर लेट्स से वो सेल होते भी हैं, तो उसको हम इसकी शिपिंग कैसे करते हैं? उसको हम एफबीए करते हैं, एफबीएम करते हैं, ड्रॉप शिप करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊँगा। थर्ड में ये है कि भई उसको मतलब लेट्स से आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसमें रिटर्न के आने का भी तो खदशा होता है ना। तो अगर आपको घर का रिटर्न आ गया, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे फिर? आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपने अपना सेल कर दिया हाउस और जो है ना एकदम से आपको रिटर्न पड़ गया, तो आप उसको कैसे जो है ना वो कितना बड़ा रिस्क है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और फोर्थ वन ये है कि भई लेट्स से आप ये सब कुछ कर भी लेते हो, आपने फिर उसको रिस्क को मैनेज कैसे करना है? आपने उस रिटर्न को कैसे मैनेज करना है? तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा और एक-एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पॉइंट अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्या ये प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं कि नहीं? यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पोर्टेबल हाउसेस। अच्छा जी, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? मेरे पास रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गई, ठीक है? ये देखिए कोई $6,000 का बेच रहा है, कोई 7,000, कोई 13,000, 19,000, 44,000 डिफरेंट जो है ना लोग बेचे। मैं इसमें से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सेल होते भी हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर कुछ लिस्टिंग्स ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो जाए। अब हमें पता कैसे लगेगा कि भई ये वाक़ई में सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? अब जैसे ये देख सकते हैं, इसके कुछ हम इनके रिव्यूज़ से पता लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये देखें, इसने एक बंदे ने लिस्टिंग यस लेट्स से इसने ये घर बेचा है। तो अब ये देखिए इसको एक रिव्यू आया हुआ है और वो पॉज़िटिव रिव्यू है। इट मीन्स इस बंदे ने ये प्रोडक्ट बेची हुई है, उसके बाद किसी ने उस पे रिव्यू किया है, ठीक है? इसकी डिलीवरी रेट जो भी है वो आप बाद में देख सकते हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी जुलाई को कहीं होगी और मतलब इसकी डिलीवरी तो ख़ैर लेट ही होती है, महीने डेढ़ बाद ही होती है, क्योंकि आपने शिप कराना तो बड़ी चीज़ है। तो ये है कि डिलीवरी तो उसकी वाक़ई में लेट होती है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, इसको ये एक रिव्यू आया हुआ है। इट मीन्स कि इसने ये प्रोडक्ट बेची है, तब इसको रिव्यू आया है। बगैर बेचे तो कोई अमेज़न इतना फेक सिस्टम तो उसका है नहीं कि आप फेक रिव्यूज़ दे के जो है ना बना लो, जी हाँ जी, मैं ये घर बेच रहा हूँ। अब जिस तरह ये दूसरी लिस्टिंग मैंने दिखी है आपके सामने है, इस पे क्या है, इसको 3 रिव्यूज़ आए हुए हैं। एक इसमें 4 स्टार भी है। अब 4 स्टार किस वजह से है? 4 स्टार मतलब इसमें ये नहीं होगा कि भी इसने घर नहीं बेचा और ये फेक है जो भी है। उसमें घर में कोई मसला होगा, ठीक है? कोई कोई भी उसमें उस बंदे को चीज़ नहीं पसंद आई होगी या उसने दिखाई है उसको चीज़ पसंद नहीं आई होगी। उसने कोई नेगेटिव रिव्यू दे दिया, रेटिंग्स दे दी। उसकी रेटिंग 4 है, 5 मुकम्मल नहीं है। लेकिन उसने ये चीज़ बेची है क्योंकि उसको रिव्यू आया हुआ है। इसी तरह एक ये है, आप देख सकते हैं इसमें ये वाली लिस्टिंग जो है, इसको 3 रिव्यूज़ मिले हैं और ये अपने ब्रांड के नाम से बेच रहा है। आप देख सकते हैं ब्रांड नेम फैकन के नाम से, फीकन के नाम से उसने ये ब्रांड नेम है उसका। तो ये बेच रहा है, ठीक है? इसको 3 रिव्यूज़ आए हुए हैं। अब ये एक लिस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, इसको 2 रिव्यूज़ मिले हैं लेकिन इसकी रेटिंग्स देखिए 1 एंड अ हाफ है। बिल्कुल इसकी लो रेटिंग है। अब मैं आपको इसकी इसकी मिसाल देता हूँ कि इसने ये चीज़ लगाई है और ये बेच रहा है, ठीक है? तो इसको ये अगर इसने लेट्स से शिप भी कर दी है, अब इसको एफबीए, बल्कि मैं आपको दूसरे पॉइंट पे पहले आता हूँ कि इसको हम एफबीए कर सकते हैं कि एफबीएम कर सकते हैं, ठीक है? आपको इतना तो पता लग गया कि भई ये चीज़ बिक रही है, ठीक है? अब अमेज़न का ये सीन होता है कि अमेज़न बड़े-बड़े जो अप्लायंसेस होते हैं ना, फ्रिज हो गए, एसी हो गए या बड़े हैवी ड्यूटी मटीरियल जो होते हैं, बहुत बड़े-बड़े जो होते हैं, उनको वो एफबीए करता ही नहीं है, ठीक है? वो उसको अलाउ ही नहीं करते क्योंकि उनके वेयरहाउसेज़ में इतनी जगह नहीं होती कि वो जो है ना इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें अपने पास रख सकें। ऑलरेडी इतना बड़े-बड़ा स्टॉक पड़ा होता है छोटी-छोटी चीज़ों का कि उनके पास इतनी लिमिट नहीं होती है, स्टोरेज इतनी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। फिर तो ये बड़े-बड़े घर हैं, पोर्टेबल हैं बट ये
काफ़ी इतने हैं कि जो है ना बड़े घर के मुताबिक होते हैं। तो ये एफबीए तो आप कर नहीं सकते, उससे तो बिल्कुल ही जो है ना ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है। अमेज़न इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, एफबीए आप इसको नहीं कर सकते। आप करते हैं क्या इसको? आप इसको करते हैं एफबीएम, ठीक है? आप अपने पास रखते हैं स्टॉक, या आप अली बाबा पे पड़ा होता है, ठीक है? अली बाबा पे मैं आपको यहाँ पर भी ओपन करके दिखा दूँगा कि वाक़ई में ये अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है? पोर्टेबल हाउसेज़। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लें, वो आपको दिखा भी रहे, ठीक है? ये देखें, 5,000 से लेकर 6,000 तक आपको ये मिलते हैं। 1200-1300 डॉलर तक ये मिलते हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल, ये आपको पिक्चर्स समेत सब कुछ दिखा रहे हैं। 800, 1000 डॉलर, 4000, 5000 डॉलर में वो आपको बहुत अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही कोई बड़े लेवल के हैं, तो 22-22 हज़ार के हैं, बिल्कुल ऊपर के हैं, लग्जरियस हैं। तो आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं, ठीक है? अब आप इसको क्या करते हो, यहाँ से आपने 5,000 में उठाया, वहाँ पर आप 14,000, 15,000, 20,000 जितने भी आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपने इसकी शिपिंग कॉस्ट भी निकालनी होती है। शिपिंग कॉस्ट उस पे बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? आप इसको एक तो बाय सी शिप करते हो, बाय एयर तो आप इसको शिप नहीं कर सकते। तो ये है कि एक तो टाइम भी बहुत लगता है, और दूसरा है कि शिपिंग कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने ये कर लिया, ठीक है? उसके बाद एफबी आप इसको कर नहीं सकते, आप इसको करते हो, एफबीएम करते हो, ठीक है? एफबीएम आप इसको करोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी होंगी। एफबीएम में क्या होता है, आपको पता है कि हम जो है ना अमेज़न से सारा काम करवाते हैं। पिक भी वो करता है, पैक भी वो करता है, शिप भी वो करता है, सारा ज़िम्मा उसका होता है। तो वो एफबीए क्या होता है, वो आपके रिटर्न्स भी वही हैंडल करता है, कस्टमर जो डीलिंग होती है वो भी हैंडल करता है। अगर कहीं कोई चीज़ डैमेज चली जाती है उनकी वजह से, तो वो भी कस्टमर को खुद रिप्लाई करते हैं कि भाई ये हमने शिप की थी, ये हमारी मिस्टेक से हुआ है, इसमें सेलर का कोई लेना देना नहीं है। तो उस चीज़ से आप जो है ना वो आपको टेंशन नहीं होती। मसला वहाँ पर आता है जब आप देखते हो कि आप एफबीएम कर रहे हो, और वो भी आप इतनी बड़ी चीज़ शिप कर रहे हो और जो सेल कर रहे हो। अब ये जो इस बंदे को मैंने आपको दिखाया, इसको नेगेटिव रिव्यू आया हुआ है, ठीक है? नेगेटिव रिव्यू है, या तो उसने फेक चीज़ बेची है, या तो उसने बेचा ही नहीं है। कस्टमर से पैसे ले लिए हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि अमेज़न ने इसको 15 दिन के बाद पेमेंट भी इसकी रिलीज़ कर दी है, ठीक है? उस चीज़ों को लेट करता है। तो वो क्या होगा कि फिर वो उस तक वो चीज़ पहुँची भी नहीं है, या अगर उसको पहुँच भी गई है, लेट्स से उसको वो घर पहुँच गया है, वो उसमें से उसको कोई ऐसा पार्ट नहीं पसंद आया, या उसको जो है ना लेट मिला है, या उसको, या अभी उसने आपकी शिपमेंट दरमियान में थी, मतलब 10-15 दिन हो गए आपने अपनी प्रोडक्ट शिप की हुई है, आपको कस्टमर का मैसेज आ जाती है भाई जी, या अगर कस्टमर का मैसेज आता भी नहीं है ना, सिर्फ आपको कस्टमर का वहाँ से कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगी, जी मैंने कैंसिल कर दिया, आप कस्टमर को क्या कहेंगे? आप कस्टमर को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कर रहे हो एफबीएम। आपने एफबीएम में रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी होती है। अब आप ना आप अमेज़न के साथ भी केस नहीं ओपन कर सकते कि भई ये मैंने प्रोडक्ट शिप की थी, उसको 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, उसके दरमियान में इसने जो है ना ऑर्डर कैंसलेशन किया है। तो अमेज़न कहे भई मेरे इससे क्या लेना-देना? वो तुम्हारा और तुम्हारे कस्टमर का मामला है, क्योंकि ना हमने कोई चीज़ देखी है आते हुए, ना हमने द जाते हुए देखी है। ये आपको और कस्टमर के, तभी तो आप एफबीएम कर रहे हो। तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इतना बड़ा रिस्क अगर लेते हो एक प्रोडक्ट पे, अब इसके अंदर देखिए, ये प्रोडक्ट मैंने उनको कही थी, इसके 14 सेलर, अब ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? सारे के सारे एफबीएम कर रहे हैं, इसमें से कोई भी एफबीए नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने उसको मैंने आपको बताया उसका रीज़न कि ये एफबीएम क्यों कर रहे हैं। एफबीएम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट और अमेज़न इतनी बड़ी चीज़ है, वो नहीं एक्सेप्ट करता, तो आपको एफबीएम ही करना पड़ता है। तो इसमें जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है ना, वो ये है कि अगर आपको रिटर्न आ जाता है, तो आप रिटर्न का क्या करेंगे? क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बताया कि अमेज़न को उसका कोई लेना-देना होता नहीं है, ना अमेज़न ने आते हुए कोई चीज़ देखी है, ना कोई जाते हुए देखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भई आपको पेमेंट ही नहीं रिलीज़ होती। लेट्स से आपको कस्टमर ने ऑर्डर दे भी दिया, कोई 15 दिन बाद अमेज़न का साइकिल होता है, 15 दिन बाद वो आपकी पेमेंट रिलीज़ करता है। आपके पास पेमेंट आ गई। अव्वल तो ये है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि जो है ना आप पहले परचेज़िंग करो अलीबाबा पे, या आप किसी दूसरी जगह से परचेज़िंग कर लो, अपने पास मँगवा लो, उसके बाद कस्टमर को शिप करो, ठीक है? उतना तो किसी के पास इतना, अगर किसी के पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो करता है तो उस अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग करते हैं आजकल जितना जो लोग अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं, आपको सेलिंग दिखा रहे हैं, उसका ये है कि इस तरह पॉसिबल नहीं है, किसी के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। तो वो करते क्या हैं, लिस्ट कर लेते हैं ऐसे एफबीएम पे, फिर जब कस्टमर उनको ऑर्डर प्लेस करता है, वो क्या कहते हैं, जब तक उसकी वहाँ से पेमेंट रिलीज़ नहीं होती, पेमेंट रिलीज़ हो जाए, वहाँ से वो अलीबाबा पे ऑर्डर लगाता है, और 25 से 30 दिनों के अंदर बाई सी वो शिप हो जाती है और प्रोडक्ट पहुँच जाती है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको इसकी कितना जो है ना रिस्क बड़ा बताया। अब इसके नेगेटिव रिव्यूज़ थे ना, मतलब 2 रिव्यूज़ थे, उसको रेटिंग्स इसकी बिल्कुल कम है। तो मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है।
अच्छा, ये लिखा हुआ है इसने आई लाइक इट बट मैं प्रेफर जॉन्स हाउस में, ये किसी ने मतलब कोई रैंडम से ही दे दिया है कि भई मुझे ये नहीं पसंद, मुझे जो है ना मेरी वाइफ़ को कोई और पसंद है। लेकिन ये देखिए 1 स्टार 75%, इस पे कितना बड़ा ये सवाल है कि भई ये क्यों ये इस पे एक है। अब कोई अगर आके लेगा भी तो वो देखेगा भई ये तो इसके रेटिंग्स ही 2 हैं, तो कोई लेगा भी नहीं आपसे। लेता भी है, देखिए किसी ने कितने में लिस्ट की हुई है, किसी ने कितने में लिस्ट की है, तो बहुत बड़ी-बड़ी लिस्टिंग्स हैं ये। तो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसपे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। आपके पास अब जैसे बंदा होता है वो ठीक है जुगाड़ तो लड़ा लेता है। वो ये करता है कि बस जी मैंने मेरी जब प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर दी, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, मैं अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस कर दूँगा और वो पहुँच जाएगा। सिंपल है सुनने में बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप पे रिटर्न आ गया, आप कस्टमर ने ऑर्डर कैंसल कर दिया किसी भी टाइम, ऑन द डे ऑफ ऑर्डर, ये 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब तक आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुंची, आप उसके दरमियान फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उधर से अली बाबा वाले ने भी आपके सप्लायर ने प्रोडक्ट शिप कर दी होगी, दरमियान में होगी, किसी दिन पहुंचने वाली होगी, तो आप इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर इसमें अमेजोन भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। उसका जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई इसको आपने फिर मैनेज कैसे करना है। लेट्स से आप बहुत बड़ा रिस्क ले भी लेते हो, आप कहते हो कि नहीं जी मैं कर लूँगा ये वो जो भी है, आपकी प्रोडक्ट आ गई, आप पे जो है ना कस्टमर ने ऑर्डर भी कर दिया, आपकी प्रोडक्ट भी आपने सप्लायर से बोल दिया, वो शिप भी हो गई। फिर कस्टमर ने ऑर्डर कैंसल कर दिया। आपने फिर समहाउ क्या करना है कि आपने आपके पास इतना फिर टाइम होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या करें, फिर आप कस्टमर का डेटा निकालें। आप अमेज़न जहाँ पर उसने ऑर्डर प्लेस किया ना, वहाँ से कस्टमर को मैसेज करें, बायर जो आपका है, उसको मैसेज करें, उससे कॉन्टैक्ट नंबर लें, उसका ईमेल लें, कहीं से उसको निकालें, ताकि आप उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकें कि भई मैंने प्रोडक्ट जो है ना शिप कर दी है, प 10-15 दिन हो गए हैं और जो है ना आपकी आ रही है। आप उसको फिर मिन्नत-तरले कर सकते हो कि भई आप ऑर्डर अपना कैंसल करो, या अगर आप जिस दिन वो ऑर्डर करता है, अगर आप उस दिन भी उससे बात कर लेते हो कि जी ना आप ऑर्डर कन्फर्म करना चाहते हो कि जी बिल्कुल आपका ऑर्डर कन्फर्म है, मैं ये प्रोडक्ट शिप कर दूँ आपको, इसकी इतनी शिपिंग है, मुझे ये होगा, मुझे इसका नुकसान फिर बाद में बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर आप उससे सारी कन्फर्मेशन करवा भी लेते हो, तो उसको पता तो कोई नहीं है, लेट्स से वो आपसे फिर झूठ बोलो कि हाँ जी, मैं नहीं इसको कैंसल करूँगा। 10 दिन बाद वो आपका ऑर्डर कैंसल कर सकता है। आप उसका क्या करोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नुकसान आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाओगे आपको। फिर आपको वो प्रोडक्ट के पैसे भी देने पड़ेंगे, आपके पास इतने हैं नहीं, लिस्टिंग भी आपकी जाएगी, आपका अकाउंट भी जाएगा, तो बहुत, बहुत, बहुत बड़ा रिस्क है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं, या जो वो खुद उधर बैठे होते हैं, यूएस में, यूएई में, जहाँ पर वो खुद अवेलेबल होते हैं और वो चीज़ें मैनेज करते हैं। तो फिर उनको सारी साइकी पता होती है, सारा उनको सिस्टम पता होता है कि मैंने इसको कैसे शिप कराना है, कस्टमर तक कैसे मैंने उसके घर तक ये चीज़ पहुँचानी है। तो वो लोग कर सकते हैं। जो हम जैसे लोग हैं, वो सिर्फ़ ये आपको सिर्फ़ सेल्स दिखाते हैं कि जी मैंने इतनी बड़ी-बड़ी सेलें कर ली हैं। एक दिन में $20,000, एक दिन में $30,000। ऐसा पॉसिबल है बट ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत, बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस चीज़ से बिल्कुल भी बच के रहना है। आप और प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं, एमपीएल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, अच्छा आप जो है ना प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्विक प्रॉफ़िट वाला चक्कर है ना, इसमें बड़े-बड़े पोर्टेबल हाउस बेच के आप जो है ना इतनी बड़ी सेल कर सकते हो, वो बहुत मतलब बहुत रिस्की है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स आपको समझाए हैं एक-एक चीज़। पहले मैंने आपको बताया कि भई ये सेल हो भी रही है कि नहीं। आपको जो है ना ये आइडिया क्लियर हो गया, ठीक है जी सेल हो रहे हैं, मैं सेल कर सकता हूँ इसको। उसके बाद हमने देखा भी इसको हम एफबीए करेंगे कि एफबीएम करेंगे। एफबीएम को भी मैंने आपको बता दिया कि भाई एफबीए आप इसको कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कहते हैं अमेज़न इस चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता है, बहुत बड़ी इसकी स्टोरेज कॉस्ट और जगह भी बहुत ज़्यादा गिरता है, कौन इसको अपने पास रखता है। करेंगे आप इसको एफबीएम। एफबीएम करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको अगर रिटर्न पड़ गया, रिफंड पड़ गया, फिर आप क्या करोगे? आप पे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, रिस्क कैसे करेंगे? चौथा पॉइंट ये है कि भई उसको रिस्क को मैनेज कैसे करना है। अब मैनेज ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, जिस दिन आप कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, आपने उससे कस्टमर से कन्फर्म करना है कि भई हाय आपने ऑर्डर प्लेस किया है, इसको मैं शिप करूँ, ना करूँ, किस दिन करूँ, और आप दोबारा ऑर्डर कैंसल तो नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना एक दफ़ा चेक करनी है, सारी चेक एंड बैलेंस सारा रखना है। लेकिन उसके बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि भई आपका प्रोडक्ट जो है ना वो ना ऑर्डर कैंसल करेगा, ना ही वो जो है ना कोई रिफंड करेगा, ना कोई रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस वो आपको चीज़ पहुँच जाएगी। तो ये इसके बहुत बड़े फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और मैं देख रहा था काफ़ी लोग इसकी वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे और जो है ना सिर्फ़ अपनी सेल्स वगैरह दिखाते कि जितनी बड़ी-बड़ी सेल्स हमने की हुई है, $20,000 $30,000। तो ये काफ़ी रिस्की मॉडल है और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इससे बिल्कुल दूर रहें और इसके अंदर ना जाएँ, क्योंकि रातों रात अमीर होने वाले चक्कर होते हैं, क्विक प्रॉफ़िट वाला सीन होता है, उसमें आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में भी फँस सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ ज़रा समझ आ गई होगी।
कि जो मैंने सारी चीज़ें आपको निचोड़ करके बताई हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बारे में कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रेगुलरली आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।